तुम्हें हिस्ट्री की सबसे बेकार एफ रैंक एबिलिटी मिली है। 1 क्यूबिक मीटर का स्टोरेज स्पेस। पूरे स्कूल ने तुम्हारा मजाक उड़ाया और इसे ईंटें उठाने वाला एक छोटा सा डब्बा बताया, पर उन्हें स्पेस का कुछ पता ही नहीं है और ना ही इसके रूल्स का असली डर पता है। अगर आधा स्पेस तुम्हारे सर के ऊपर हो और बाकी आधा हवा में लटक रहा हो और तुम उसे अचानक फोर्स से क्लोज कर दो, हाँ बिल्कुल सही, ये एक ऐसा एब्सोल्यूट कट बन जाता है जो किसी भी डिफेंस को काट सकता है। तो कैसा रहेगा अगर तुम उस 1 क्यूबिक मीटर स्पेस को 10 हिस्सों में तोड़ दो? 10 क्यूबिक सेंटीमीटर के 10 अलग स्पेस में। जियांग चांगेन फर्स्ट हाई स्कूल के अवेकनिंग हॉल में एक ठंडी मैकेनिकल आवाज गूंजी। हजारों नजरें एक ही पल में तुम पर टिक गईं। तुमने एक पुराना धूल कर फीका पड़ चुका स्कूल यूनिफॉर्म पहना था। तुम कोने से एक एक कदम बढ़ाते हुए प्लेटफॉर्म पर आए और अपना हाथ अवेकनिंग जोन पर रख दिया। इस दुनिया में म्यूटेटेड बीस्ट्स का आतंक है और सिस्टम बहुत स्ट्रिक्ट है। कोई क्या एबिलिटी अवेकन करता है, लगभग यही डिसाइड करता है कि वो फ्यूचर में कितना आगे जाएगा, और यहाँ तक कि क्या वो और उसकी फैमिली इस गरीबी और सबसे नीचे रहने की किस्मत से बच पाएंगे या नहीं। तो इस पल हर कोई देख रहा था, पर जब अवेकनिंग स्टोन चमका तो उसकी रोशनी बहुत ही कमजोर थी। एक हल्की सी ग्रे वाइट रोशनी ने उसके सरफेस को ऐसे कवर किया था जैसे हवा में फड़फड़ाती हुई कोई बुझती हुई मोमबत्ती हो। नीचे खड़ी भीड़ पहले तो शांत हो गई और फिर अचानक शोर मचाने लगी। तुम इसे अवेकनिंग कहते हो? ग्रे वाइट लाइट? ये किस तरह की कचरा एबिलिटी है? मैंने तो इसके बारे में कभी सुना भी नहीं। मुझे लगता है ये एफ रैंक के काबिल भी नहीं है। वहां खड़े रिकॉर्डिंग इंस्ट्रक्टर ने लाइट स्क्रीन पर देखा और उस पे लिखे हुए वर्ड्स को पढ़कर निराश होकर अपना सिर हिलाया। उसने सीधा अनाउंस किया, लिन अवेकन्ड एबिलिटी लेवल 1 स्टोरेज स्पेस। एक और नोट, स्पेस वॉल्यूम सिर्फ 1 क्यूबिक मीटर। ये सुनते ही पूरा हॉल जोर जोर से हंसने लगा। 1 क्यूबिक मीटर का स्टोरेज स्पेस? क्या ये सिर्फ एक छोटा सा पॉकेट बॉक्स नहीं है? इस तरह की एबिलिटी के साथ तो लॉजिस्टिक्स टीम वाले भी शिकायत करेंगे कि इसमें सामान बहुत कम आता है। एक गरीब स्लम के लड़के की एबिलिटी से भी गरीबी की बू आती है। हर तरफ से चुभने वाले ताने आने लगे, पर तुमने बस चुपचाप अपना हाथ पीछे खींच लिया और उस ठंडी लाइन को बिना किसी गुस्से या दुख के देखा। तुम्हारे चेहरे पर सिर्फ एक शांति थी। तुम्हें बहुत अच्छे से पता था कि बिना पावर के इमोशंस की कोई कीमत नहीं होती। और ठीक उसी पल बैक स्टेज से एक चमकती हुई गोल्डन लाइट अचानक फटी, जिसने तुरंत सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। यंग मास्टर जियाओजी, लेवल 4, डेफिनेटली एस रैंक। ये तो रेड लोटस कार्मिक फ्लेम है। जाओ फैमिली का खून सच में बहुत खतरनाक है। सबकी हैरानी के बीच जाओ फैमिली का डायरेक्ट यंग मास्टर जाओजी आग की लपटों से घिरा हुआ प्लेटफॉर्म पर आया। उसने एक बहुत ही शानदार स्कूल यूनिफॉर्म पहनी थी और उसके चेहरे पर साफ घमंड दिख रहा था। तुम्हारी तरह नहीं, वो तो पैदा होते ही ज्यादातर लोगों की फिनिश लाइन पर खड़ा था और अब उसने सबसे टॉप टियर की ऑफेंसिव एबिलिटी अवेकन कर ली थी। अब से सारे रिसोर्सेज, स्टेटस और फ्यूचर ऑटोमेटिकली उसकी तरफ झुक जाएंगे। पर उसने सबसे पहले उन तालियों को एंजॉय नहीं किया। उसके बजाय वो सीधा चलकर तुम्हारे पास आया और तुम्हें घूर कर देखने लगा। उसके होठ एक क्रूअल स्माइल में बदल गए। लिन, मैं सोच ही रहा था कि ये कौन है। तो ये तुम हो, नाले में छुपे हुए चूहे। उसने अपनी आग से जलती हुई उंगली उठाई और दूर से तुम्हारी चेस्ट की तरफ पॉइंट करते हुए एक एक वर्ड चबाकर बोला, लेवल 1 स्टोरेज स्पेस, 1 क्यूबिक मीटर, परफेक्ट। जब तुम्हारी वो बेचारी छोटी बहन मर जाएगी ना, तो तुम इस स्पेस को उसका सामान रखने के लिए यूज कर सकते हो। तुम्हारी बहन का नाम सुनते ही तुम्हारी आंखों में जो शांति थी वो आखिरकार टूट गई। आंखों में एक ठंडी और खतरनाक जान लेने वाली चमक आई। जियाओजी ने उस चेंज को तुरंत पकड़ लिया और भी जोर से हंसने लगा। क्या हुआ, बुरा लगा? तुम जैसा कचरा यहाँ खड़े होकर सांस लेकर जियांग चैंग की हवा को भी वेस्ट कर रहा है। ये कहने के बाद वो सीधा इंस्ट्रक्टर वांग की तरफ मुड़ा। उसकी आवाज में कोई रिक्वेस्ट नहीं बल्कि एक ऑर्डर था। स्कूल के पास अभी भी वॉर एकेडमी के लिए एक गरीब स्टूडेंट की रिकमेंडेशन सीट है ना? मुझे याद है, ये पहले इसी के लिए थी, राइट? इंस्ट्रक्टर वांग का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, हाँ, ग्रेड्स और ओवरऑल परफॉर्मेंस के हिसाब से वो सीट पहले स्टूडेंट लिन के लिए ही थी। अब ये सीट उसकी नहीं रही। जियाओजी की आवाज शांत थी, पर उसमें किसी की लाइफ एंड डेथ डिसाइड करने वाली पावर थी। मैं नहीं चाहता कि इस जैसा कचरा मेरे स्कूल में दिखे, जो एक लॉजिस्टिक सोल्जर बनने के लायक भी नहीं है। वो अभी भी रिसोर्सेस खा रहा है। इंस्ट्रक्टर वैंग अभी भी कुछ बोलना चाहते थे, पर ये स्कूल के रूल्स के खिलाफ है। रूल्स? जियाओजी हंसा। उसकी आग अचानक और तेज हो गई। जियांग जैंग में जो मेरी जियाओ फैमिली कहती है वही रूल है। पूरे हॉल में एकदम सन्नाटा छा गया। किसी ने तुम्हारे लिए एक वर्ड नहीं बोला। सब लोग बस तुम्हें देख रहे थे। उनकी आंखों में थोड़ी दया थी। वो तुम्हें टूटते हुए देखना चाहते थे।
पर तुम नहीं टूटे। तुमने सिर्फ अपनी आंखें उठाई और जियाउजी को देखा। वो नजर इतनी शांत थी कि डर लग रहा था, जैसे तुम किसी ऐसे इंसान को देख रहे हो जिसका कोई फ्यूचर बचा ही ना हो। जियाउजी को सबसे ज्यादा उसी नजर से नफरत थी। उसके चेहरे की स्माइल धीरे धीरे गायब हो गई। उसने गुस्से से कहा, बहुत अच्छे, मुझे तुम्हारी आंखों में ये लुक बिल्कुल पसंद नहीं है। निकल जाओ यहाँ से। इंस्ट्रक्टर वोंग ने आह भरी और एक फॉर्म दे दिया। इस पर साइन कर दो। ये स्कूल छोड़ने का एप्लीकेशन है। ऐसी एबिलिटी के साथ स्कूल में रहने का कोई फायदा नहीं है। अपनी किस्मत को मान लो, जाओ ईस्ट सिटी फैक्ट्री में स्क्रूज कसने की जॉब ढूंढ लो। कम से कम तुम वहां से अपनी रोजी रोटी तो चला सकोगी। तुमने वो एप्लीकेशन ली और उस पर एक नजर डाली, फिर पेन उठाया और सिग्नेचर वाली जगह पर अपना नाम लिख दिया। तुम्हारी राइटिंग एकदम स्टेडी थी, बिना किसी डर की। साइन करने के बाद तुमने फॉर्म वापस दे दिया और जाने के लिए मुड़ गए। तुमने इस पूरे टाइम में एक भी बहस नहीं की, क्योंकि तुम्हारे सर्वाइवल के रूल्स में तुम कभी किसी जिंदा लाश से बहस नहीं करते। जैसे ही तुम स्कूल गेट से बाहर निकले, आसमान पूरी तरह काला पड़ गया। बिजली ने काले बादलों को चीर दिया और तेज बारिश सीधा तुम्हारे सर पर गिरने लगी, जिसने तुम्हें जल्दी ही पूरा भिगो दिया। पर तुम्हें जैसे ठंड फील ही नहीं हो रही थी। तुम बस सुन्न होकर आगे बढ़ते जा रहे थे। उसी पल तुम्हारी पॉकेट में रखा टूटे हुए शीशे वाला पुराना फोन वाइब्रेट हुआ। कॉल उठाने के बाद दूसरी तरफ से हॉस्पिटल का एक ठंडा नोटिस आया। ये सिटी फर्स्ट हॉस्पिटल है। तुम्हारी बहन लिन की एब्सोल्यूट इरोजन बीमारी अचानक और बिगड़ गई है। उसे ऑलरेडी आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया है। तुम्हें 24 घंटे के अंदर स्पेशल मेडिसिन के लिए 1 लाख स्टार कॉइन्स पे करने होंगे। अगर तुम पे नहीं कर सकते तो हम रूल्स के हिसाब से ट्रीटमेंट रोक देंगे और पेशेंट को आईसीयू से निकाल देंगे। 1 लाख स्टार कॉइन्स, ये नंबर तुम्हारे दिमाग पर एक भारी हथौड़े की तरह लगा। अमीरों के लिए ये सिर्फ एक नंबर था, पर तुम्हारे लिए ये एक ऐसी फिगर थी जहां तक पहुंचना नामुमकिन था। तुमने जल्दी में कहा, डॉक्टर प्लीज मुझे कुछ और दिन दे दीजिए, मैं प्रॉमिस करता हूं। कॉल सीधा कट हो गया और सिर्फ एक ठंडी बिजी टोन बजी। तुम उस तेज बारिश में खड़े थे। तुम्हारी 5 उंगलियां धीरे धीरे मुट्ठी में बंद हो रही थी। बारिश में भीगा हुआ विड्रॉल एप्लीकेशन धीरे धीरे क्रश होकर पेपर का कचरा बन गया। तुम्हारे चेहरे से कंट्रोल का आखिरी निशान भी गायब हो गया और सिर्फ एक मजबूत इरादा और पागलपन बचा। स्कूल छूट चुका था, फ्यूचर खत्म हो चुका था। सही रास्तों पर अब कोई उम्मीद नहीं थी। इस दुनिया और इसके रूल्स ने अभी तुम्हें और लिन को जिंदा छोड़ने का प्लान नहीं बनाया था, तो अब तुम्हें खुद ही अपना रास्ता बनाना था। तो तुम अचानक मुड़े और शहर के एंड की तरफ चल दिए, उन स्लम्स की तरफ जिन्हें रोशनी और रूल्स पूरी तरह भूल चुके थे। तुम जितना अंदर गए, रास्ता उतना ही डार्क होता गया। आखिर में तुम एक सबसे गहरी और गंदी डार्क गली में मुड़े, जहां एक स्ट्रीट लैंप तक नहीं था। उस पल तुम्हारी आंखें पूरी तरह बदल चुकी थी। तो फिर मैं अपनी जान दांव पर लगाकर इसे छीन लूंगा। पर जैसे ही तुमने ये बोला, खून की एक उल्टी लाने वाली गंदी बदबू किसी जानवर की स्मेल के साथ गली के अंधेरे से आने लगी। उसके तुरंत बाद अंधेरे में 2 लैंटर्न्स जल उठे। वो लालटेन नहीं थे, वो आंखों का एक जोड़ा था। एक सेकंड ईयर बीस्ट जिसे शहर की दीवारों के बाहर होना चाहिए था। एक शैडो वुल्फ। इस तरह का म्यूटेटेड जानवर अपनी स्पीड और तेज नाखूनों के लिए जाना जाता था, जो नए लोगों के लिए एक बुरा सपना था। अगर कोई आम इंसान इसका सामना करता तो जीतना तो भूल ही जाओ, 3 सेकंड तक जिंदा बचना भी एक चमत्कार होता। पर भागने का ख्याल आने से पहले ही तुमने इसे खुद ही दिमाग में मार दिया। भेड़िए को पीठ दिखाने का मतलब था और जल्दी मरना, तो पीछे हटने के बजाय तुम आगे बढ़े। आधा कदम आगे रखते हुए तुमने अपनी बॉडी को थोड़ा नीचे झुकाया। तुम्हारा राइट हैंड बिजली की तरह आगे गया और उसने एक जंग लगी लोहे की रॉड को पकड़ा, जिसका आगे का हिस्सा नुकीला था, और उसे अपनी चेस्ट के आगे रखा। ये वही इंस्टिंक्ट था जिसके लिए तुमने स्लम की अंडरग्राउंड फाइट्स में अपने से ज्यादा ताकतवर दुश्मनों के सामने दर्द सहा था और अपनी हड्डियां तोड़वाई थी। तुम हारने से जितना डरोगे उतनी ही जल्दी हार जाओगे। सिर्फ एक उससे भी ज्यादा खतरनाक और पागलपन वाला आकार दिखाकर ही तुम जिंदा बचने का एक छोटा सा चांस निकाल सकते थे। आदमी और भेड़िया उस कीचड़ भरी गंदी गली में एक दूसरे के आमने सामने थे। अगले ही सेकंड शैडो वुल्फ हिला। वो एक काली परछाई की तरह कूदा सीधा तुम्हारे गले के लिए। तुम उसकी मूवमेंट को मुश्किल से देख पा रहे थे और सिर्फ अपनी उस गट फीलिंग पर डिपेंड थे जो हजारों लाइफ एंड डेथ वाली फाइट से आई थी। बिल्कुल आखिरी पल में तुमने अपनी पूरी ताकत लगाकर अपनी बॉडी को राइट साइड में ट्विस्ट किया। स्लैश! तुमने उसके गले वाले अटैक को तो बचा लिया, पर तुम्हारा लेफ्ट शोल्डर और आर्म अभी भी भेड़िए के नाखूनों से पूरी तरह से कट गया था। मीट का एक बड़ा हिस्सा वहीं पर उखड़ गया था। लाल खून तुरंत बाहर निकलने लगा। उस दर्द से तुम्हारा विजन ब्लैक होने लगा, पर तुम पीछे नहीं हटे। उसके बजाय उस दर्द ने जैसे तुम्हारी हड्डियों में छुपी हुई बेरहमी, रूथलेसनेस को आग लगा दी थी।
एक दहाड़ के साथ अपने उस घूमने की पावर को यूज करते हुए तुमने उस लोहे की रॉड को उल्टी तरफ से घुमाया और पूरी ताकत से उसकी आंख की तरफ घोंप दिया। वो अटैक वैसे ही काफी फास्ट और खतरनाक था, पर तुमने अभी भी एक सेकंड टियर जानवर के टेरर को कम समझा था। शैडो वुल्फ ने हवा में ही फोर्स लगाकर अपना सिर टेढ़ा कर लिया। वो रॉड उसकी आंख को फोड़ने में फेल हो गई और सिर्फ उसके सख्त स्कल से जा टकराई। वो रॉड आधा इंच से भी कम अंदर गई थी कि वो वहीं फंस गई। शैडो वुल्फ दर्द से चिल्लाया और उसने अपना सिर जोर से झटका। तुम उस रॉड को पकड़े नहीं रह सके और तुम्हारी पूरी बॉडी जमीन पर घिसते हुए नीचे आ गिरी। उसके बाद जो हुआ वो एक सच्ची दरिंदों वाली लड़ाई थी। तुम और वो भेड़िया कीचड़ और गंदे पानी में एक साथ गोल गोल घूम रहे थे। बार बार उसने अपने तेज नाखूनों से तुम्हारी स्किन को काट कर खोल दिया। वहीं तुम एक पूरी तरह से पागल जानवर की तरह अपने सारे डिफेंस को छोड़कर अपनी मुट्ठी, कोहनी, घुटने, यहाँ तक कि अपने दांतों का यूज करके हर उस जगह पर अटैक कर रहे थे जिससे उसकी जान जा सके। तुम्हारी पीठ पर नाखूनों के 3 ऐसे गहरे घाव थे जहां से हड्डी तक दिख रही थी। तुम्हारे शोल्डर के घाव से लगातार खून बह रहा था। तुम्हारी ताकत और होश तेजी से खत्म हो रहे थे। तुम जितना लड़ रहे थे उतने ही स्लो होते जा रहे थे। तुम्हारी सांसें और भी ज्यादा उखड़ती जा रही थी। आखिर में शैडो वुल्फ को एक मौका मिला और उसने तुम्हें जोर से दीवार पर दी मारा। तुम्हारा सर पीछे की तरफ हिला। तुम्हारी आंखों के आगे तारे चमकने लगी। अगले ही सेकंड उस भेड़िए की भारी बॉडी ने तुम्हें नीचे दबा लिया। 2 तेज नाखूनों ने तुम्हारे शोल्डर्स को जोर से दबाकर तुम्हें एक कोने में फिक्स कर दिया। तुम हिल नहीं सकते थे। उसने अपना सर नीचे किया। उसका गंदा भेड़िए का मुंह तुम्हारे गले से 5 सेंटीमीटर से भी कम दूरी पर था। उसकी नसों पर लगे दाग साफ दिख रहे थे। निराशा किसी बर्फ की तरह तुम्हारी पूरी बॉडी पर फैल गई। पर ठीक उसी पल लिन का हल्का पीला छोटा सा चेहरा, जिस पर हमेशा एक स्माइल रहती थी, तुम्हारे दिमाग में चमक उठा। भाई, तुम डेफिनेटली सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एबिलिटी यूजर बनोगे। भाई, जब मैं ठीक हो जाऊंगी तो मैं साउथ डिस्ट्रिक्ट वाली उस शॉप से कैंडीड हॉथॉर्न खाना चाहती हूँ। तुम हार नहीं सकते। अगर तुम हार गए तो लिन का क्या होगा? उन 100,000 स्टार कॉइंस का क्या? हॉस्पिटल वालों का ट्रीटमेंट रोक देने वाली बात का क्या? जैसे ही शैडो वुल्फ ने अपना बड़ा सा मुंह खोला और तुम्हारा सर क्रश करने की तैयारी की, तुम्हारा कंफ्यूज्ड और मरता हुआ दिमाग अचानक एक ऐसी शांति में चला गया जो पहले कभी फील नहीं हुई थी। दर्द, डर और लाचारी को जैसे किसी चीज ने पूरी तरह छीन लिया था। तुम्हारी इस दुनिया में अब सिर्फ 2 ही चीजें बची थी। तुम्हारे पास आता हुआ उस भेड़िए का सर और वो एबिलिटी जिसे सबने कचरा बोलकर मजाक उड़ाया था, स्टोरेज स्पेस। स्पेस आखिर है क्या? ये एक ना दिखने वाला, ना छुए जाने वाला, पर सच में एग्जिस्ट करने वाला बॉक्स है। जबकि ये एक बॉक्स है तो इसके किनारे यानी एजेस भी होंगे, और जब एक किनारा खुलता और बंद होता है तो वो सामने आता है और गायब भी हो जाता है। एक हद से ज्यादा पागलपन वाले ख्याल ने अचानक तुम्हारे दिमाग को खोल दिया। क्या होगा अगर कोई चीज उस किनारे यानी एज के बीच में फंस जाए? तुम्हारी नजरें शैडो वुल्फ के सर और गर्दन के बीच वाले हिस्से पर पूरी तरह लॉक हो गई थी। अगले ही सेकंड तुमने अपनी पूरी मेंटल पावर, अपनी पूरी विल पावर और यहाँ तक कि अपनी पूरी जान एक बिल्कुल क्लियर और नई सोच में लगा दी। स्पेस का आधा निचला हिस्सा भेड़िए के सर को कवर करे, ऊपर का आधा हिस्सा भेड़िए की गर्दन के ऊपर हवा में रहे। स्पेस का एज बिल्कुल भेड़िए के सर और गर्दन के बीच में फंस जाए और अब वापस खींचो। स्टोरेज स्पेस तुरंत बंद हो गया। जो फोर्स तुम पर पड़ रहा था वो अचानक ढीला पड़ गया और तुरंत उसके बाद गरम चिपचिपे लिक्विड का एक झरना फूट पड़ा, जैसे कोई डैम टूट गया हो, और वो सब तुम्हारे सर और चेहरे पर फैल गया। दीवार के सहारे खड़े होकर तुम किसी टूटी हुई मशीन की तरह जोर जोर से सांस ले रहे थे। तुमने अपना सर नीचे किया और तुम्हारी आंखें फटी की फटी रह गईं। शैडो वुल्फ की बॉडी अभी भी तुम्हारे पैरों के पास दबाव डाल रही थी, पर उसका सर ऑलरेडी गायब हो चुका था। उसकी गर्दन का कट इतना स्मूथ था कि डर लग रहा था, जैसे किसी सबसे शार्प लेजर ने उसे बिल्कुल परफेक्टली काट दिया हो। फर, ब्लड वेसल्स, बोन्स और नर्व्स सब कुछ एकदम नीट एंड क्लीन था, बिना किसी खरोच के। तुमने बिना सोचे अपनी आंखें बंद की और अपने होश को उस एबिलिटी स्पेस के अंदर ले गए। अगले ही पल तुम्हारी पूरी बॉडी कांप उठी। सिर्फ 1 क्यूबिक मीटर वाले उस स्पेस के सेंटर में उस खतरनाक भेड़िए का सर शांति से तैर रहा था। उसकी आंखों में अभी भी मरने से ठीक पहले वाला जंगलीपन और शौक भरा हुआ था, और वो कट किसी शीशे जैसा स्मूथ था। तुम्हें फाइनली समझ आ गया था, तुम्हारी एबिलिटी का असली डर स्टोरेज तो कभी था ही नहीं, वो उस स्पेस का एज था। जब तक कोई चीज उस एज के बीच फंसी है, चाहे वो मीट हो, बोन हो या स्टील हो, उसे स्पेस के रूल्स डायरेक्टली काट डालेंगे। ये कोई ऑर्डिनरी अटैक नहीं था। ये ना तो फिजिक्स को मानता था, ना डिफेंस को, और ना ही स्ट्रेंथ के गैप को मानता था। ये सिर्फ रूल्स, कानून के लेवल का एक एब्सोल्यूट कट था। क्या सेकंड टियर जानवर का स्कल काफी सख्त था? फिर भी वो 2 हिस्सों में बट गया। तो आगे चलकर कोई भी फ्लेम एबिलिटीज, आग, हार्डनिंग एबिलिटीज या डायमंड बॉडीज सब बेकार होंगे अगर वो स्पेस के इस रूल को नहीं रोक सकते। ये सब बेकार ही होंगे।
जिस एबिलिटी को पूरी दुनिया कचरा मानती थी, उसने आखिरकार अपने असली दांत दिखा ही दिए थे। इस पल तुमने अपनी स्पेस में उस भेड़िए के सर को देखा और तुम्हारे होंठ धीरे धीरे एक स्माइल में खुलने लगे। आखिर में निराशा के अंधेरे में उम्मीद का रास्ता फाड़ने की उस वाइल्ड जॉय, पागलपन वाली खुशी को रोक नहीं सके। तुम्हारे मुंह से एक धीमी और पागलों वाली हंसी निकल गई। ये हंसी उस बारिश भरी गली में गूंज रही थी, जिसमें उस तबाही से बचने का पागलपन था और किस्मत के छिपे हुए पत्ते को देख लेने की एक ठंडक थी। पर तुमने खुद को जल्दी से शांत कर लिया, क्योंकि अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज खुशी नहीं थी, वो पैसा था। तुमने अपनी बॉडी के दर्द को सहन किया और उस सस्ते फोल्डिंग डैगर चाकू का यूज करके जो कुछ तुमने ब्लैक मार्केट में लोगों की जानवरों के मटेरियल प्रोसेस करने में मदद करती सीखा था, उसके सहारे तुमने शैडो वुल्फ का सीना फाड़ दिया। जल्दी ही उसके दिल के पास से तुमने मुट्ठी के साइज का एक डीप ब्लू रोशनी वाला क्रिस्टल बाहर निकाल लिया, एक सेकेंड टियर बीस्ट कोर, और वो भी एकदम पूरी शैडो टाइप कोर। इस तरह की चीज को ऑफिशियल चैनल से बेचने के लिए लाइसेंस चाहिए होता था, पर अंडरग्राउंड ब्लैक मार्केट में ये सबसे ज्यादा वैल्यू वाला पैसा था। कम से कम एस्टिमेट लगाया जाए तो इस कोर की कीमत 3 लाख स्टार कॉइन्स थी। 3 लाख! तुम्हारी बहन की मेडिकल फीस ना सिर्फ कवर हो गई थी, बल्कि एक बड़ी अमाउंट अभी भी बच जाएगी। तुमने कोर को अपने स्टोरेज स्पेस में रखा और फिर जल्दी से उस जगह को हैंडल किया। भेड़िए के बॉडी को गली के मुंह पर एक ऐसी जगह खींच कर ले गए जहां किसी की नजर ना पड़े। उसके आसपास तुमने कटे हुए मीट के कुछ टुकड़े फेंक दिए, उसे इस तरह बना दिया कि जैसे किसी दूसरे जानवर ने उसे खा लिया हो या किसी गैंग की लड़ाई के बाद किसी ने उसे जल्दी जल्दी निपटा दिया हो। फिर तुमने अपना वो स्कूल यूनिफॉर्म जो गंदगी से भरा हुआ था उतारा और सीधा सीवेज के कचरे के डब्बे में फेंक दिया। वो स्कूल यूनिफॉर्म तुम्हारी पास्ट को रिप्रेजेंट करता था, उस ओबीडियंट स्टूडेंट वाली पहचान को जो दूसरों को अपनी मर्जी से उसे मार डालने देता था। इस पल से वो पहचान खत्म हो चुकी थी। तुमने उस कचरे के ढेर को खंगाला और एक ढीला ब्लैक हुडेड कोट ढूंढ लिया। फिर अपनी पॉकेट में बचे हुए कुछ आखिरी कॉइन से तुमने रोड साइड के एक स्टॉल से सबसे सस्ता व्हाइट प्लास्टिक मास्क खरीदा। उस मास्क पर एक अजीब और कभी ना बदलने वाली स्माइल बनी थी। तुमने हुड पहना और मास्क बांध लिया। शीशे में एक बिल्कुल नया इंसान दिखाई दे रहा था। अब से वहां कोई भी लिन नाम का स्टूडेंट नहीं होगा, और इस दुनिया में जो बचा है वो सिर्फ एक हंटर होगा जो रात और अंधेरे में चलेगा। तुमने खुद को एक नया कोड नेम दिया, जीरो। ये नाम सब कुछ खोने को भी दर्शाता था और सब कुछ शुरू होने को भी। आधे घंटे बाद तुम जियांगचांग के सबसे बड़े अंडरग्राउंड ट्रेडिंग सेंटर ब्लैक गोल्ड मार्केट पहुंचे। इसका एंट्रेंस एक छोड़े हुए अंडरग्राउंड पार्किंग लॉट के काफी अंदर छुपा था। 2 मस्कुलर आदमी गेट पर खड़े थे, जिनकी कमर थोड़ी फूली हुई थी, जिससे साफ दिख रहा था कि उन्होंने हथियार छुपाए हुए थे। तुम्हें एक स्माइल वाला मास्क और पुराना फटा हुआ कोट पहने हुए देखकर उन दोनों ने तुरंत तुम्हें एक आम रास्ते चलने वाला समझ लिया जिसे वो परेशान कर सकते थे। रुक जाओ, दाग वाले आदमी ने बुरी नजर से तुम्हें ऊपर से नीचे तक देखा। ये बच्चा कहाँ से आ गया? एक टूटा हुआ मास्क पहनकर और मिस्टीरियस बनने का नाटक कर रहा है। क्या तुम्हें रूल्स नहीं पता? दूसरा गंजा आदमी उससे भी डायरेक्ट था और अपना हाथ आगे बढ़ाकर तुम्हें रोक लिया। अगर अंदर जाना है तो पहले 100 स्टार कॉइन सर्च फी दो। तुम बिना बोले रुक गए और शांति से उन दोनों मस्कुलर आदमियों को देखने लगे। आखिर में तुम्हारी नजर उस दाग वाले आदमी की कमर पर लगे हथियार पर गई। 1 मीटर से कम की दूरी थी, बिल्कुल परफेक्ट थी। तुम्हें चुप देखकर उस दाग वाले आदमी ने अपना हथियार निकालने के लिए हाथ बढ़ाया, पर इससे पहले कि वो उसे बाहर निकाल पाता, तुम्हारा मेंटल पावर पहले ही ठीक उस गन के बैरल के बीच वाले स्पेस में घुस चुकी थी। ओपन स्पेस का किनारा बैरल को कवर करता है। स्पेस क्लोज, कट, क्लैक। गन की आधी नली सीधा जमीन पर गिर गई। उसका कट इतना स्मूथ था जैसे शीशा हो। वो दोनों खतरनाक आदमी अपनी जगह जम गए। दाग वाले आदमी ने अपने हाथ में पकड़े उस हथियार को देखा जिसका अब सिर्फ आधा हिस्सा ही बचा था, और फिर उस मेटल के उस आधे टुकड़े को देखा जो जमीन पर गिरा हुआ था। एक डर उसकी रीढ़ की हड्डी तक दौड़ गया। उन्हें तो समझ भी नहीं आया था कि तुमने किया क्या था। उन्होंने सिर्फ इतना देखा कि उस स्पेशल अलॉय बैरल का एक टुकड़ा हवा में ही किसी अनजान मॉन्स्टर ने काट कर निकाल लिया था। ताकत से ज्यादा डर अनजान चीज से लगता है। उस गंजे आदमी ने तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लिया और जबरदस्ती एक इज्जत वाली स्माइल दिखाई। आइए, प्लीज अंदर आइए। तुमने उन्हें मुड़कर देखा भी नहीं। तुम सीधा उस अंडरग्राउंड दुनिया में घुस गए जहां कोई रूल्स नहीं थे और सिर्फ पैसे की अहमियत थी। ब्लैक गोल्ड मार्केट का अंदर का एरिया बाहर से कहीं ज्यादा बड़ा और भीड़ भाड़ वाला था। हवा में इंजन ऑयल, सस्ती शराब और सड़ी हुई बदबू घुली हुई थी। नियॉन साइंस ने हर एक के चेहरे का आधा हिस्सा चमका रखा था और आधा अंधेरे में था। यहाँ भाड़े के गुंडे, एक्सोस्केलेटन्स थे, ब्लैक मार्केट के डॉक्टर्स जो बैन हुई दवाइयां बेच रहे थे, और ब्रोकर्स जो कोनों में इंफॉर्मेशन और बाउंटी लिस्ट बदल रहे थे।
तुमने बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं किया। तुम सीधा मार्केट के सेंटर में बनी सबसे ग्रैंड और 3 मंजिल की बिल्डिंग द ब्लैक गोल्ड चेंबर ऑफ कॉमर्स के आगे चले गए। काउंटर के पीछे 90 किलो से ज्यादा वजन वाला एक मोटा दुकानदार एक हीरे को साफ कर रहा था। उसने बिना सर उठाए पूछा, क्या बेच रहे हो? तुमने कोई जवाब नहीं दिया। तुमने सिर्फ अपना हाथ काउंटर के ऊपर फैला दिया, एक सोच के साथ। थर्ड, मुट्ठी के साइज का डीप ब्लू रोशनी वाला वो कोर काउंटर पर भारी आवाज के साथ गिरा। उस मोटे आदमी की मूवमेंट्स रुक गईं। उसने धीरे धीरे अपना सर उठाया। उसकी आंखों में लालच को छुपाना लगभग नामुमकिन था, पर आखिर में वो ब्लैक मार्केट का एक पुराना खिलाड़ी था। उसके चेहरे पर आई हैरानी आधे सेकंड में ही गायब हो गई और नफरत में बदल गई। उसने कोर उठाया और चेक करने की एक्टिंग की। फिर उसने उसे केयरलेस तरीके से काउंटर पर वापस फेंक दिया। एवरेज क्वालिटी, एनर्जी हल्की और मिक्स है। ये सेकंड टायर लेवल के मुश्किल से करीब है। 1 लाख देना है तो दो, वरना जाओ। ये कोई बार्गेनिंग नहीं थी, ये तो खुलेआम चोरी थी। पर तुम्हें ना तो गुस्सा आया और ना ही तुमने मोल भाव किया। तुमने बस एक धीमी ठंडी हंसी दी, अपना हाथ उठाया और उस कोर को वापस अपने स्पेस में डाल दिया और जाने के लिए मुड़ गए। वो मोटा आदमी तुरंत घबरा गया। सिर्फ वो लोग जो सच में मार्केट के बारे में कुछ नहीं जानते वही मोल भाव करते रहते हैं। तुम्हारे जैसा इंसान जो अचानक से पलट गया, इसका मतलब यही था कि वो उससे ज्यादा जानता था। रुको, प्राइस कम ज्यादा हो सकती है। तुम नहीं रुके। 200,000। तुम चलते रहे। 250,000। उससे ऊपर एक पैसा नहीं दूंगा। फिर तुम रुके, साइडवेज टर्न किया। तुम्हारा वो स्माइलिंग मास्क उस लाइट में और भी ज्यादा डरावना लग रहा था। 300,000। इसे एक अनजान ब्लैक कार्ड पर ट्रांसफर करो। मोटे आदमी का चेहरा थोड़ा सा हिला। आखिर में उसने अपने दांत पीसे और अग्री कर दिया। जल्दी ही एक बिल्कुल काला मेटल कार्ड जिस पर कोई निशान नहीं था तुम्हारे सामने पुश किया गया। तुमने वो कार्ड हाथ में उठाया, उस ब्लैक कार्ड को उठाया और जाने के लिए मुड़ गए। और जिस पल तुम उस चेंबर के दरवाजे से बाहर निकले, उस मोटे आदमी के चेहरे से वो हंसी गायब हो गई। उसने कोने में शराब पीते हुए एक गुंडे को इशारा किया, तुम्हें रास्ते से हटाने का साइन दिया। वो गुंडा बाकी टैटूड फाइटर्स के साथ मुस्कुराया। उसने चुपचाप तुम्हारा पीछा करना शुरू कर दिया। तुमने शुरू से ही उन 5 का पीछा करते हुए फील कर लिया था। और सबसे बड़ी बात, चलते चलते तुमने अपनी एबिलिटी को एक नए तरीके से यूज करना भी टेस्ट कर लिया था। तुमने एक छोटा सा पत्थर उठाया और जिस मोमेंट तुम आगे बढ़े उसे अपने स्पेस में स्टोर कर लिया। उसके ठीक बाद जब तुमने अगला कदम उठाया तो तुमने उस पत्थर को अपने आगे छोड़ दिया। नतीजा ये हुआ कि वो पत्थर तुम्हारे दौड़ने की एनर्जी के साथ एक गोली की तरह आगे बढ़ गया। उसी पल तुम्हें एहसास हुआ कि तुम्हारा स्टोरेज स्पेस सिर्फ काटने का ही काम नहीं करता, ये थोड़ी देर के लिए काइनेटिक एनर्जी को स्टोर और रिलीज करने का भी काम करता है। और इस तरह उन्हें मार गिराने का एक और भी बेटर प्लान तेजी से दिमाग में बन गया। तुमने जानबूझकर उन 5 आदमियों को उस ब्लैक गोल्ड मार्केट की भूल भुलैया वाली गलियों से भगाया। आखिर में तुम छोड़े हुए तीसरे अंडरग्राउंड पार्किंग लेवल में पहुंचे। यहाँ बहुत अंधेरा था, कोई आसपास नहीं था और कोई कैमरा भी नहीं था। ये आफत से निपटने के लिए बिल्कुल परफेक्ट जगह थी। जैसा कि उम्मीद थी, तुम्हारे रुकते ही उन 5 आदमियों ने तुरंत तुम्हें अलग अलग डायरेक्शन से घेर लिया और भागने का हर रास्ता बंद कर दिया। सबसे आगे खड़े मस्कुलर आदमी के पास अलॉय का बना एक चाकू मचेटे था और उसके चेहरे पर ऐसी खूनी खुशी थी जैसे कोई बिल्ली किसी चूहे के साथ खेल रही हो। तुम भाग तो बहुत तेज सकते हो, कार्ड यहीं छोड़ दो और उसके बाद तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो सब मेरे हवाले कर दो। आज लड़कों का मूड बहुत अच्छा है, हो सकता है हम तुम्हें थोड़ा कम तड़पा कर मारे। तुम धीरे धीरे मुड़े। उस हल्की पीली रोशनी में वो सफेद स्माइलिंग मास्क बहुत डरावना और खतरनाक लग रहा था। तुम्हें गुस्सा नहीं आया और ना ही तुमने कोई धमकी दी। तुमने बस एक ऐसी शांत आवाज में पूछा जिसमें कोई फीलिंग नहीं थी, एक सवाल, क्या तुम्हारे सर बीचकर पैसे मिल सकते हैं? वो मस्कुलर आदमी एक पल के लिए रुका और फिर गुस्से से पागल हो गया। उसने चाकू को दोनों हाथों से पकड़ा और सीधा तुम्हारे सर पर दे मारा। वो चाकू हवा को चीरता हुआ आया, हवा की सीटी की आवाज के साथ। किसी आम इंसान के लिए उस स्ट्राइक ने उसके सर से लेकर चेस्ट तक 2 टुकड़े कर दिए होते, पर तुम ना सिर्फ पीछे हटे बल्कि उस चाकू के सामने आ गए। जिस पल वो चाकू नीचे आया, तुम्हारे स्पेस का किनारा पहले ही उसके आर पार हो चुका था और उस चाकू का तेज आगे का हिस्सा हवा में ही गायब हो गया। उस मस्कुलर आदमी के हाथ हल्के पड़ गए। जब उसकी पूरी ताकत अचानक आगे किसी चीज से नहीं टकराई तो वो आगे की तरफ जोर से गिरा और तब तक तुम ऑलरेडी स्मूथली उसके 1 मीटर की रेडियस में आ चुके थे। स्पेस ओपन, किनारा गर्दन को कवर करता है, स्पेस क्लोज। उसके गले से एक आवाज तक नहीं आई। उस मस्कुलर आदमी के चेहरे का वो गुस्सा और खतरनाकपन अचानक वहीं जम गया। अगले ही सेकंड उसकी कटी हुई गर्दन से खून का फव्वारा छूट पड़ा। उसका धड़ जिसमें अब सर नहीं था वो आगे की तरफ बढ़ता हुआ जोर से जमीन पर जा गिरा।
वहां अचानक बिल्कुल सन्नाटा छा गया। बाकी बचे हुए 4 गुंडे अपनी जगह जम गए। उनके चेहरों की वो तंज वाली हंसी अब बुरी तरह से जम गई थी और वहां सिर्फ और सिर्फ मौत का डर बचा था। उन्हें तो समझ भी नहीं आया था कि तुमने आखिर किया क्या है। उन्हें तो बस ये दिखा कि एक जिंदा आदमी का सर ऐसे ही गायब हो गया। आखिर में किसी का डर बाहर आया और वो जोर से चिल्लाया, भूत, एक भूत। वो चारों मुड़े और भागने लगे, पर अब कोई चांस नहीं था कि तुम उन्हें जिंदा जाने दोगे। तुम्हारा पैर जमीन पर जोर से पड़ा। तुम्हारी पूरी बॉडी किसी भूत की तरह जमीन के पास से उड़ते हुए सबसे नजदीक वाले आदमी के पीछे गई और तुम ठीक सेंटर में जा खड़े हुए। तुम्हारा ब्लैक कोट बिल्कुल साफ था, उस पर खून की एक बूंद तक नहीं थी। तुम नीचे झुके और शांति से उन लोगों को एक एक करके सर्च किया। कुछ मिनट बाद तुम खड़े हुए। लूट अच्छी थी। अगर कैश में कन्वर्ट करें तो ये 30,000 स्टार कॉइन से भी ज्यादा थी और साथ ही एक बहुत बढ़िया बनी हुई मिलिट्री एलॉय डैगर भी था। तुमने पैसे और उस डैगर को अपने स्पेस में डाला और फिर अपने बॉडी के सबसे नजदीक वाली पॉकेट में रखे ब्लैक कार्ड को टच किया। 3 लाख प्लस ये करीब 30,000 काफी है। आखिरकार पैसे पूरे हो गए थे। उस अजीब स्माइलिंग मास्क के आर पार तुम्हारी नजर ने जैसे अंधेरे की परतों को चीर दिया हो और उस आईसीयू में उस पीले पड़े छोटे से चेहरे को देख रही, उन आंखों में जो हमेशा ठंडी और शांत रहती थी, आखिरकार एक प्यार की झलक आ ही गई। लिंगा, भाई के पास अब तुम्हें बचाने के पैसे हैं, ये धीमे से बोलने बाद तुमने ध्यान से उस ब्लैक कार्ड को वापस अपनी सबसे अंदर वाली पॉकेट में रख लिया। फिर तुम वहां और नहीं रुके, तुम मुड़े और चल दिए, उस खून से सनी हुई पार्किंग लॉट को वापस अंधेरे में डूबने के लिए छोड़कर। तुम्हारे जाने के 5 मिनट से भी कम टाइम में तेजी से आते हुए पैरों की आवाजें सुनाई दी। ब्लैक गोल्ड गिल्ड का वो मोटा शॉपकीपर वहां उस छोड़े हुए पार्किंग लॉट में पहुंचा। उसके साथ एनर्जी गन्स लिए हुए दर्जनों खतरनाक गार्ड्स थे। कहाँ है वो? डैम इट, 5 आदमी एक अकेले के सामने थे, फिर भी तुम लोगों ने उसे भागने दिया। जब मैं उस लड़के को पकड़ूंगा तो मैं पर्सनली उसे। उस मोटे शॉपकीपर की गालियां वहीं रुक गईं जब उसने अपने सामने का सीन देखा। उसके चेहरे की चर्बी बुरी तरह कांप उठी। वो छोटी आंखें जो हमेशा सिकुड़ी रहती थीं, अब पूरी तरह फटी हुई थीं। उनमें खून से भरी नसें साफ दिख रही थीं। 5 लाशें, 5 लाशें जिनके सर अलग थे। उसका सबसे खतरनाक गुंडा, वो लीडर जिसने सीयरिंग हार्डन स्किन अवेकन की थी, किसी टूटे हुए बोरे की तरह खून के बीच गिरा पड़ा था। उसकी गर्दन का कट इतना स्मूथ था कि शीशे की तरह इस्तेमाल हो सकता था। एक ऐसी आहट जिसे हड्डियां कांप जाएं, सीधा उस मोटे आदमी के पैरों से लेकर उसके सर तक गई। एक थड की आवाज के साथ उसके पैर कमजोर पड़ गए और वो ठंडे चिपचिपे खून में गिर गया। उसके होंठ कांप रहे थे और उसके दांत बज रहे थे। ये कट, उसने उस स्मूथ और कटे हुए गले की तरफ इशारा किया। उसकी आवाज में रोना और बहुत ज्यादा डर था। कोई जलन नहीं, कोई चीरना नहीं, ये स्पेशियल कटिंग है। स्पेस को काटने की पावर है। जो इंसान स्पेस के रूल्स को इतनी क्लियरली और इतने डरावने तरीके से यूज कर सकता है, वो कम से कम कोई टॉप टियर होगा, नहीं एक वर्ल्ड क्लास स्पेस का बादशाह, बिग शॉट होगा। मोटे शॉपकीपर का दिमाग सुन्न पड़ गया और बिल्कुल ब्लैंक हो गया। उसने किस आफत से पंगा ले लिया था? ऐसा मौत का देवता जियांग चांग में कब से आ गया था? रात काफी हो चुकी थी, बारिश रुक चुकी थी। तुमने पहले उस ब्लैक कोट को जो 0 का साइन था, स्माइलिंग मास्क और उस खून से भरे मिलिट्री डैगर को अपने स्टोरेज स्पेस में रख दिया। फिर तुमने अपना वो पुराना स्कूल यूनिफॉर्म पहन लिया जिसे तुमने कचरे से निकाला था और बाद में धो लिया था। अपने उस पुराने फेडेड बैकपैक के साथ तुम एक बार फिर वही आम से दिखने वाले, यहाँ तक कि थोड़े कमजोर लगने वाले स्टूडेंट बन गए। पर कपड़े तो बदले जा सकते थे, लेकिन तुम्हारी आंखें वापस वैसी नहीं हो सकती थी। वो लड़का जिसके चेहरे पर हमेशा एक कमी और हर चीज सहने का एक्सप्रेशन होता था, वो आखिरी रात की उस बारिश भरी गली में गायब हो चुका था। अब तुम्हारी आंखों की गहराई में एक ना पिघलने वाली ठंडक और तेजी थी। उसके बाद तुम लेट नाइट सीधा जियांग चैंग फर्स्ट हॉस्पिटल की पेमेंट विंडो पर गए। जो नर्स ड्यूटी पर थी वो वहां आधी नींद में थी, पर जब तुमने उस अनोनिमस ब्लैक कार्ड को जोर से शीशे की विंडो पर मारा तो वो इस तरह से चौंक गई कि उसके चेहरे पर गुस्से वाला एक्सप्रेशन आने का टाइम ही नहीं मिला। तुमने उसको देखा और सिर्फ एक बात बोली, आईसीयू लिंगा, अभी इसी वक्त सबसे बेस्ट स्पेशल मेडिसिन यूज करो तुरंत। इस कार्ड में 3,30,000 है, अगर ये काफी नहीं हुए तो मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगा। तुम्हारी आवाज भारी और रुकी हुई थी, पर उसमें बार्गेनिंग की थोड़ी सी भी झलक नहीं थी। नर्स पहले थोड़ी शॉक्ड हुई, फिर उसने नीचे उस एनोनिमस ब्लैक कार्ड की तरफ देखा जो कि एक बहुत बड़ी अमाउंट का सबूत था। फिर उसने ऊपर तुम्हारे सस्ते स्कूल यूनिफॉर्म को देखा
उसकी आंखों में साफ साफ अविश्वास दिख रहा था। एक गरीब स्टूडेंट की तरह दिखने वाला लड़का आराम से 3 लाख से ज्यादा स्टार कॉइन्स रख दे। ये कॉन्ट्रास्ट, फर्क देखकर उसको एक पल के लिए समझ नहीं आया कि क्या बोले, पर उस ब्लैक कार्ड में जो बैलेंस था वो तो झूठ नहीं बोल रहा था। तो आखिर में वो जल्दी जल्दी खड़ी हुई, थोड़ी घबराई हुई थी और डॉक्टर से कांटेक्ट करके सबसे हाई लेवल ट्रीटमेंट शुरू करवाने लगी। आधे घंटे बाद लेटेस्ट जीन रिपेयर मेडिसिन आखिरकार धीरे धीरे लिंगा की बॉडी में डाली गई। जब तुमने अपनी बहन का पेपर जैसा पीला छोटा सा चेहरा धीरे धीरे अपना थोड़ा कलर वापस पाते हुए देखा, तब जाकर तुम्हारी टेंशन थोड़ी कम हुई। वार्ड में बहुत शांति थी। तुम बेड के पास बैठे थे और उसके पसीने से भीगे हुए बालों को ठीक कर रहे थे। तुम्हारा टच बहुत सॉफ्ट था। सिर्फ इस एक मोमेंट में तुम्हारी आंखों से वो गुस्सा और जान लेने वाला इरादा जो हड्डियों को भी जमा दे, धीरे धीरे गायब हो रहा था और इसकी जगह एक भोली सी टेंडरनेस आ गई थी। इस ठंडी दुनिया में लिंगा ही तुम्हारा अकेला सहारा थी। वो तुम्हारा वीक पॉइंट भी थी, पर भले ही वो बीमारी की वजह से वीक थी, उसका दिमाग अभी भी बहुत तेज था। उसकी पलकें हिली और उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसने तुम्हारा हाथ पकड़ा और धीमे से पूछा कि क्या तुमने कोई खतरनाक काम किया है। उसने तुम्हारे बॉडी से वो हल्की पर क्लियर खून या रस्ट की स्मेल फील कर ली थी। उसने ये भी फील कर लिया था कि तुम्हारा ऑरा पहले से बिल्कुल अलग हो गया है। तुम्हारा दिल अचानक बैठ गया। फिर भी तुमने जबरदस्ती एक जेंटल स्माइल दी और हमेशा की तरह उसके सर पर हाथ फेरा। तुमने उससे एक छोटा सा झूठ बोला, नहीं, भाई ने वो स्कूल एडमिशन कोटा एक अमीर परिवार के टैलेंटेड बच्चे को बेच दिया। मुझे इसके बदले कुछ पैसे मिल गए ताकि पहले तुम्हारी बीमारी का ट्रीटमेंट हो सके। जैसे ही लिंगा ने ये सुना, उसकी आंखों की चमक तुरंत कम हो गई। उसको बहुत अच्छी तरह पता था कि वो कोटा तुम्हारे लिए कितना इंपॉर्टेंट था और उसको ये भी अच्छी तरह पता था कि इन सालों में उस कोटा के लिए तुमने कितनी कुर्बानियां दी हैं। तो अपनी रोती हुई आवाज में उसने धीमे से बोला कि उसने तुम्हें अपने साथ पीछे खींचा है, पर तुमने उसकी नाक पर हल्के से टच किया और ऐसे स्माइल की जैसे किसी बच्चे को मना रहे हो। बस एक बेकार सा कोटा ही तो है, अगर चला गया तो चला गया। अगर भाई स्कूल नहीं भी जाएगा तब भी मैं सबसे ताकतवर, स्ट्रॉन्गेस्ट बन सकता हूँ। अभी इन सब के बारे में ज्यादा मत सोचो, बस अपना ठीक होने पर फोकस करो। जब तुम ठीक हो जाओगी, भाई तुम्हें साउथ सिटी में कैंडीड हॉथॉर्न्स खिलाने ले जाएगा। जब लिंगा दोबारा सो गई, तुमने उस पे अच्छे से ब्लैंकेट उड़ा दिया। फिर काफी देर तक उसे शांति से देखते रहे। सिर्फ वार्ड से बाहर आने के बाद ही तुम्हारे चेहरे पर बची हुई आखिरी खुशी पूरी तरह गायब हो गई। उसकी जगह एक ऐसी किलिंग इंटेंट ने ले ली जो रात से भी ज्यादा ठंडी थी। जियाओजी ने तुम्हारा कोटा चुराया, तुम्हारी बहन की बेइज्जती की और तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट, डिग्निटी को कुचल दिया। अब हिसाब बराबर करने का टाइम आ गया था। अगली सुबह जियांगचांग फर्स्ट हाई स्कूल के गेट्स पर सूरज की रोशनी पड़ रही थी, पर जब ये तुम पर गिरी तो जैसे तुम्हारे आसपास की उस अनदेखी ठंड से कट ऑफ हो गई। पिछले 3 सालों की तरह आज भी तुम अपना पुराना बैकपैक लेकर स्कूल आए, पर इस बार तुम अपने क्लासरूम में वापस नहीं गए, बल्कि तुम सीधा एकेडमिक ऑफिस गए और वहां से एक सोशल मार्शल आर्टिस्ट एग्जाम रजिस्ट्रेशन फॉर्म लिया। क्योंकि जियाओजी ने जबरदस्ती तुम्हारा कंफर्म एडमिशन कोटा ले लिया था, स्कूल के थ्रू आगे बढ़ने का रास्ता ऑलरेडी ब्लॉक हो चुका था। ऐसे केस में तुम एक मुश्किल, ज्यादा खतरनाक पर डायरेक्ट रास्ते पर चलोगे। सोशल मार्शल आर्टिस्ट एग्जाम बहुत ज्यादा खतरनाक था। जो इसमें हिस्सा लेते थे वो या तो ऐसे रूथलेस, निर्दयी लोग होते थे जिनका कोई बैकग्राउंड या रिसोर्सेज नहीं होते थे और वो अपना फ्यूचर बनाने के लिए अपनी जान दांव पर लगाते थे, या फिर ऐसे लोग होते थे जिनके पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचा था और तुम क्लियरली दूसरी कैटेगरी में आते थे। पर जैसे ही तुम फॉर्म लेकर एकेडमिक ऑफिस से कॉरिडोर में बाहर आए, एक बहुत ही चुभने वाली आवाज आई, देखो देखो, क्या ये हमारे स्कूल के पुराने जीनियस लिन नहीं है? तुमने ऊपर देखा, जियाओजी अपने कुछ चमचों के साथ तुम्हारी तरफ चलकर आ रहा था। उसने एक बहुत ज्यादा मेकअप वाली क्लासमेट के गले में हाथ डाला हुआ था। उसका चेहरा ओवर कॉन्फिडेंस से भरा हुआ था। उसका ये एटीट्यूड बिल्कुल वैसा ही था जैसा एक विनर का होता है, जो किसी दूसरे को कुचलकर आगे बढ़ता है और फिर जानबूझकर उसे नीचा दिखाने के लिए पीछे मुड़ता है। वो चलकर तुम्हारे पास आया। उसने जानबूझकर तुम्हें ऊपर से नीचे तक देखा। फिर उसने ताना मारते हुए बोला, तुम कल क्लास में नहीं आए थे क्या? घर पर बैठकर रो रहे थे? तुम्हें उसको जवाब देने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। तुम मुड़े उसे इग्नोर करके उसके साइड से निकलना चाहते थे, पर जियाओजी ने तुम्हारा शोल्डर पकड़ लिया। फिर उसकी नजर नीचे गई और तुम्हारे हाथ में पकड़े उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर रुकी। उसने फॉर्म को छीन लिया और उस पर लिखे वर्ड्स पढ़े,
पहले वो धीरे से हंसा, फिर जैसे उसने दुनिया का सबसे बड़ा जोक सुन लिया हो, वो जोर जोर से और बढ़ा चढ़ाकर यानी एग्जैजरेट करके हंसने लगा। एक सोशल मार्शल आर्टिस्ट एग्जाम रजिस्ट्रेशन फॉर्म। सब लोग देखो, एक बंदा जिसने लेवल 1 स्टोरेज स्पेस अवेकन किया है, वो एक्चुअली सोशल एग्जाम देना चाहता है। क्या तुम जिंदा रहने से थक गए हो? जंगल में भागकर उन एक्सोटिक बीस्ट्स का खतरनाक जानवरों का खाना बनने का प्लान है क्या? उसकी आवाज बहुत तेज थी और इसी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स जल्दी ही कॉरिडोर में इकट्ठा हो गए। कुछ धीरे आवाज में बोल रहे थे कि डर के मारे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। कुछ ने अपना सर हिलाया और लंबी सांस ली, ये सोचते हुए कि तुम्हारे जैसे बंदे का ये सोशल एग्जाम देना मौत के मुंह में जाने जैसा ही था। बाकी लोग तो बस ड्रामा देखना चाहते थे, ये वेट करते हुए कि जियाओजी से बेइज्जती सहने के बाद क्या तुम अभी भी पहले की तरह अपना सर झुकाकर हार मान लोगे। उनकी नजर में तुम्हारी पास्ट की शांति और चुप रहने को वो हमेशा तुम्हारी कमजोरी समझते थे, तो उन सबको लग रहा था कि इस बार भी कुछ अलग नहीं होगा। पर ठीक उसी वक्त जब सब यही सोच रहे थे, जियाओजी ने उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फर्श पर फेंक दिया। फिर उसने अपना पैर उठाया और अपने हजारों स्टार कॉइन्स वाले उन लिमिटेड एडिशन टैक्टिकल शूज से उसे बुरी तरह से रगड़ने लगा। वो तुम्हें ऊपर से नीचे गुस्से और ताने वाली नजर से देख रहा था। तुम जैसे एवरेज लोग जहां हो वहीं रहो। ये पेपर का टुकड़ा तुम्हारा पागलपन है। इसे पैरों तले कुचलना एक चींटी को कुचलने जैसा आसान है। अगर ये पहले की बात होती तो तुम सच में अपना सर झुका लेते, शांति से उस पेपर को उठाते और सारी बेइज्जती चुपचाप पी जाते। अफसोस की बात है, ये अब पहले जैसा नहीं था। तुमने धीरे धीरे अपना सर ऊपर उठाया। तुम्हारे चेहरे पर ना तो कोई गुस्से वाली चीख थी और ना ही कोई शर्म के आंसू। वहां बस एक ऐसी शांति थी जो सामने वाले को डरा दे। तुम्हारी वो काली और खतरनाक आंखें 2 गहरे गड्ढों की तरह लाइट को खा रही थीं। अगले ही सेकंड बिना किसी वार्निंग के कॉरिडोर में एक तेज धमाका हुआ। तुम्हारी बॉडी थोड़ी नीचे हुई। पल भर में तुम्हारी राइट लेग एक ब्लर शैडो में बदल गया, जिसे देखना लगभग नामुमकिन था। एक बहुत जोर की फ्रंट किक सीधा जियाओजी के पेट के निचले हिस्से पर पड़ी। वो किक इतनी फास्ट और भारी थी कि उसके चेहरे से स्माइल गायब होने का टाइम ही नहीं मिला। उसकी पूरी बॉडी ऐसे सिकुड़कर झींगा बन गई जैसे किसी जानवर को हाई स्पीड गाड़ी ने टक्कर मार दी हो। उसके मुंह से अचानक खट्टा पानी और उल्टी निकल आई। फिर उसके दोनों पैर जमीन से उठे और वो 3 मीटर से भी ज्यादा दूर हवा में उड़ता हुआ पीछे गया। बूम क्रैश! उसकी पीठ जोर से कॉरिडोर के डिस्प्ले बोर्ड पर जा टकराई। पूरा का पूरा शीशा तुरंत चूर चूर हो गया और शीशे के अनगिनत टुकड़े हर तरफ उड़ने लगे। वहां अचानक मौत जैसा सन्नाटा छा गया। किसी ने नहीं सोचा था कि तुम अटैक करोगे और ये तो बिल्कुल नहीं सोचा था कि तुम एक ही किक में जाओजी की ऐसी हालत कर दोगे। जाओजी टूटे हुए शीशे के ढेर से मिट्टी के ढेले की तरह फिसलकर नीचे गिरा। वो फर्श पर सिकुड़ कर पड़ा था। उसका चेहरा डर से पीला पड़ चुका था। दर्द इतना ज्यादा था कि उसके गले से एक ढंग की चीख भी नहीं निकल रही थी। तुमने बस धीरे से अपना पैर वापस खींच लिया और वहीं खड़े रहे। ऐसा लग रहा था जैसे उस किक ने किसी इंसान को उड़ाकर नहीं फेंका, बल्कि बस थोड़ी सी धूल साफ की हो। पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। जाओजी के पीछे खड़ी भीड़ में से एक शांत और सीधे बालों वाला अधेड़ उम्र का आदमी अचानक बाहर आया। उसके माथे की नसी उभरी हुई थी और उसके आसपास का ऑरा अचानक फट पड़ा। उसके पैरों के नीचे की फ्लोर टाइल्स उसकी पावर के दबाव से चटक गई। एक अर्थ रैंक का स्ट्रेंथ टाइप अवेकेंड। ये वो बॉडीगार्ड था जिसे जियाओ फैमिली ने स्पेशली जाओजी के लिए रखा था। मिलिट्री से रिटायर हुआ एक सच में खतरनाक इंसान। लड़के, तेरी हिम्मत तो देख! एक गुस्से भरी चीख के साथ वो बॉडीगार्ड किसी कैनन बॉल की तरह आगे बढ़ा। उसका सैंडबैग के साइज का मुक्का हवा को चीरता हुआ सीधा तुम्हारे चेहरे की तरफ आया। आसपास खड़े सारे स्टूडेंट्स एकदम से घबरा गए। चीखें, सांस अटकने की आवाजें और पीछे हटने के कदम सब आपस में मिल गए, क्योंकि सब जानते थे कि इस लेवल के स्ट्रेंथ टाइप अवेकेंड के लिए एक पंच में हड्डियां तोड़ देना कोई बड़ी बात नहीं थी। पर तुम पीछे नहीं हटे। तुम सिर्फ पीछे नहीं हटे, बल्कि जिस पल वो मुक्का तुम्हारी नाक को छूने ही वाला था, तुम उसके सामने आगे बढ़े। सही लफ्जों में कहे तो तुम सीधा टकराने नहीं जा रहे थे। तुम पानी की एक बूंद की तरह अजीब तरीके से उसके हाथों के बीच फिसल गए। तुम सीधा उसके 1 मीटर के रेंज के अंदर घुस गए। बॉडीगार्ड पहले जमा, फिर तुरंत उसने तंज कसते हुए स्माइल की, क्योंकि उसके हिसाब से क्लोज कॉम्बैट ही वो एरिया था जिसमें स्ट्रेंथ टाइप सबसे बेस्ट होते थे। तो उसने तुरंत अपना मुक्का पीछे खींचा और अपना मूव चेंज किया। उसके हाथ अचानक अंदर की तरफ मुड़े तुम्हें सीधा कुचलने के लिए, तुम्हारी हड्डियां, ऑर्गन्स, सब कुछ पाउडर बनाने के लिए। अफसोस की बात है, उसको कोई आइडिया नहीं था कि तुम्हारे लिए 1 मीटर का मतलब क्या था।
ये क्लोज कॉम्बैट नहीं था, ये मौत की सजा था। एक अनदेखी स्पेस की वेव वहां से चमकी। तुमने कोई एक्स्ट्रा मूवमेंट तक नहीं किया, तुमने बस अपने दिमाग में धीरे से एक थॉट आने दिया। स्पेस ओपन, किनारा दोनों हाथों के जॉइंट्स को कवर करे, स्पेस क्लोज। दांत खट्टे कर देने वाली एक तेज क्रैक आवाज के बाद स्कूल के हर टीचर और स्टूडेंट ने अपनी लाइफ का सबसे ना भूलने वाला नजारा देखा। बॉडीगार्ड के दोनों हाथ तुम्हारी बॉडी को छूने से 1 इंच पहले ही कोहनी से एकदम सफाई से कट चुके थे। वो 2 मोटे कटे हुए हिस्से जो अभी भी आगे के हाथों और मुट्ठियों से जुड़े थे, अब दबाने वाली पोजीशन में ही थे। वो अचानक उसकी बॉडी से अलग हुए और फ्लोर की टाइल्स पर 2 थर्ड आवाजों के साथ गिर गए। उनके कट्स बिल्कुल शीशे की तरह स्मूथ थे। पहले वहां मौत जैसा सन्नाटा छाया, फिर जैसे आधा सेकंड लेट होकर उन अजीब और स्मूथ जख्मों से लाल खून का फव्वारा फूट पड़ा। पल भर में उसने कॉरिडोर की सफेद दीवार पर खून के बड़े पंखे जैसे निशान बना दिए। बॉडीगार्ड ने अपनी खाली कोहनियों को देखा, फिर जमीन पर तड़पते हुए अपने दोनों कटे हुए हाथों को देखा। उसके चेहरे का खतरनाकपन पूरी तरह जम गया था। अगले ही सेकंड जब असली दर्द उसके दिमाग तक पहुंचा, तब उसके मुंह से एक ऐसी चीख निकली जो किसी इंसान की आवाज नहीं लग रही थी। एक थर्ड के साथ वो घुटनों पर गिर गया और फर्श पर किसी ऐसे जानवर की तरह लौटने लगा जो कटने का वेट कर रहा हो। उस वक्त पूरे कॉरिडोर में इतनी शांति थी कि एक पिन गिरने की आवाज भी सुनाई दे जाती। सब लोग कंप्लीटली हैरान थे क्योंकि उन्होंने देखा ही नहीं था कि तुमने आखिर किया क्या। उन्हें किसी एबिलिटी की एनर्जी वेव तक फील नहीं हुई थी और अचानक ऐसे ही एक अर्थ रैंक स्ट्रेंथ टाइप अवेकेंड के दोनों हाथ चले गए और तुम सिर्फ शांति से खून में तड़पते उस बॉडीगार्ड की बॉडी के ऊपर से कदम रखते हुए जियाओजी की तरफ एक एक कदम बढ़ाने लगे। इस पल जियाओजी डर के मारे पूरी तरह अपने होश खो चुका था। उसका चेहरा पीला था और वो चारों पैरों पर रेंगता हुआ पीछे भाग रहा था। उसकी पैंट जल्दी ही गीली हो गई। वो एक्चुअली डर के मारे अपना कंट्रोल खो बैठा था। तुम उसके पास चल कर गए और रुक गए। फिर सैकड़ों डरी हुई नजरों के सामने तुमने धीरे से अपना पैर उठाया। अपने उस सस्ते धुलकर फीके हो चुके स्नीकर से तुमने जियाओजी के सूखे हुए मुड़ चुके चेहरे पर जोर से पैर दे मारा। तुमने उसके सर को टूटे शीशे वाले ठंडे फर्श पर मजबूती से दबा दिया। बेइज्जती, ऐसी बेइज्जती जो पहले कभी नहीं हुई थी। तुमने अपने पैर के नीचे उस डर से बिगड़े हुए चेहरे को घूर कर देखा। तुम्हारी आवाज तेज नहीं थी, पर वो बर्फीली हवा की तरह वहां खड़े हर इंसान के कानों में क्लियरली जा रही थी। मुझे तुम्हारे कंफर्म्ड एडमिशन कोटा में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं एग्जाम में सबके सामने पर्सनली तुम्हारा वो सब कुछ तोड़ दूंगा जिस पर तुम्हें घमंड है। ये कहने के बाद तुमने धीरे से अपना पैर हटाया। तुम्हें उसको दोबारा देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। तुम मुड़े और झुक गए। फर्श से पैरों के निशानों वाला वो सोशल मार्शल आर्टिस्ट एग्जाम का रजिस्ट्रेशन फॉर्म उठाया। तुमने धीरे से उस पर से धूल झटकी, फिर अपना पुराना बैकपैक उठाया और उस रास्ते से आगे बढ़ गए जो सबने ऑटोमेटिकली तुम्हारे लिए खोल दिया था। कॉरिडोर की खिड़कियों से सूरज की रोशनी आ रही थी जो तुम्हारी परछाई को लंबा कर रही थी। अकेला और शांत, फिर भी उसमें एक ऐसा दबाव था जिससे लोग तुम्हें सीधा देखने से भी डर रहे थे। उसी वक्त प्रिंसिपल के ऑफिस के अंदर ओल्ड प्रिंसिपल कैमरा की रिकॉर्डिंग देख रहे थे और उनके हाथ कांप रहे थे। वीडियो उस पल पर जम गई थी जब तुमने बॉडीगार्ड के हाथों को काटा था। वहां कोई क्लियर स्पिरिचुअल पावर नहीं दिख रही थी, कोई एनर्जी की वेव नहीं थी। यहाँ तक कि स्पेस के रिपल्स भी इतने हल्के थे कि उन्हें नोटिस भी नहीं किया जा सकता था। ये जितना नॉर्मल लग रहा था उतना ही ज्यादा डरावना था, क्योंकि इसका मतलब था कि तुम्हारी एबिलिटी किसी टक्कर से पैदा नहीं हुई थी, बल्कि सीधा रूल्स के लेवल पर काम कर रही थी। ओल्ड प्रिंसिपल जितना उसे देख रहे थे उतने ही शॉक्ड हो रहे थे। वो अपने हाथ में पकड़ा चाय का कप तक ठीक से पकड़ नहीं पा रहे थे। वो गिरा और फर्श पर चूर चूर हो गया। ये लेवल 1 का स्टोरेज स्पेस बिल्कुल नहीं है। ये स्पेस के रूल्स का एक सिंगल लाइन में बन जाना है। उस पल उन्हें फाइनली रियलाइज हुआ कि जैसे कोई सच का मॉन्स्टर आ गया हो। तो उन्होंने तुरंत इमरजेंसी बटन दबाया और ऑर्डर दिया कि उन 3 मिनट की कैमरा रिकॉर्डिंग को S7 टॉप सीक्रेट मटेरियल के नाम से लॉक कर दिया जाए। किसी को भी ओरिजिनल वीडियो देखने की परमिशन नहीं थी। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने पिछले 3 सालों की तुम्हारी पूरी फाइल्स मंगवाई, जिससे क्लियरली पता चल रहा था कि वो तुम्हारा पूरी तरह से दोबारा टेस्ट करना चाहते थे। उस स्टूडेंट का जिसे सबने कचरा और बेकार समझ लिया था। पर जैसे ही स्कूल को तुम्हारी औकात समझ आई, जियाओ फैमिली पहले ही तुम्हें मारने का असली इरादा बना चुकी थी। जियाओ फैमिली के बड़े घर में एक महंगे क्रिस्टल शैंडलियर के नीचे हवा एकदम ठंडी और दबाव वाली थी। जियाओजी, जिसका चेहरा अभी भी सूझा हुआ था, सोफा पर लेटा था और बदले के लिए चीख रहा था। चीख चीख कर बोल रहा था कि तुम बहुत बुरी मौत मरोगे। जियाओ जैंग शांति से पूरी दीवार वाले शीशे के सामने खड़ा होकर सारी बातें सुन रहा था। फिर उसने सीधा एक सिक्योर चैनल पर कॉल मिलाया। दूसरी तरफ जो आदमी था उसका नाम था हाउंड। वो एक ऐसे दरिंदों की टीम
टीम चलाता था जो जंगल में ब्लैक मार्केट के गंदे कामों में एक्सपर्ट थे। जियाओ जैंग ने तुम्हारी जान खरीदने के लिए 10 मिलियन स्टार कॉइन का ऑफर दिया, पर जब हाउंड को पता चला कि तुमने एक ही अटैक में अर्थ रैंक के बॉडीगार्ड के दोनों हाथ काट दिए थे तो उसने तुरंत कीमत बढ़ा दी। उसने अपने हथियार अपग्रेड करने के लिए 5 मिलियन और मांगे और समझाया कि वो इसको बिल्कुल एक एक्सीडेंट की तरह दिखाएंगे। बाकी बची लाश को म्यूटेटेड बीस्ट्स पर छोड़ दिया जाएगा। मिलिट्री को इसमें कुछ भी गलत नहीं लगेगा। जियाओ जैंग ने बिना जरा भी सोचे अग्री कर दिया। उसके लिए तुम चाहे जिस तरह के भी मॉन्स्टर क्यों ना हो, एक बार तुम जंगल में घुस गए तो आज नहीं तो कल तुम्हारी लाश जंगली जानवरों द्वारा फाड़ी जाएगी। 3 दिन बाद जब नेशनल एबिलिटी एग्जाम में सिर्फ आधा महीना बचा था, जोंग सिटी की मिलिट्री और एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एक आखिरी बड़ा लाइव कॉम्बैट टेस्ट रखा। लोकेशन शहर के बाहर का वाइल्डरनेस जोन 07 थी। इस टेस्ट ने हर सीनियर स्टूडेंट को पागल कर दिया था, सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि इसका असर सीधा मेन एग्जाम पर पड़ेगा, बल्कि इसलिए भी क्योंकि मिलिट्री बहुत बढ़िया रिवॉर्ड्स दे रही थी। स्पेशली फर्स्ट प्लेस का प्राइज, एक अनमोल टियर 3 एनर्जी कोर। वो चीज किसी भी अवेकन को लालच से पागल करने के लिए काफी थी। मैदान मिलिट्री की हवा में चलने वाली बसों से भरा था। स्टूडेंट्स 2-3 के ग्रुप्स में इकट्ठा थे, एक्साइटेड और घबराए हुए। उनकी उम्मीद और डर दोनों मिक्स थे। वहीं तुम अपना एक पुराना टैक्टिकल बैकपैक लिए एक कोने में अकेले खड़े थे। अपने आसपास वालों के बीच बिल्कुल अजीब लग रहे थे। कॉरिडोर वाली उस लड़ाई के बाद किसी की तुम्हारे 3 मीटर के पास आने की हिम्मत नहीं हुई। तुम एक बर्फ के टुकड़े और एक ब्लैक होल की तरह थे, जिसे देखकर लोग ऑटोमेटिकली डर रहे थे और दूरी बना रहे थे। पर ठीक उसी वक्त एक बहुत ही चमकती हुई लड़की भीड़ को चीरती हुई तुम्हारे पास आई। सुजू, जियांग शैंग फर्स्ट हाई की सबसे खूबसूरत लड़की और सबकी मानी हुई टॉप जीनियस, जिसने एस रैंक आइस टाइप एबिलिटी अवेकन की थी। वो हमेशा लोगों और तारीफों के सेंटर में रहती थी। उसने एक टाइट कॉम्बैट सूट पहना था और उसके आइस ब्लू लंबे बाल धूप में चमक रहे थे। उसने तुम्हें देखा। उसकी आवाज में एक वार्निंग थी और वही हमेशा वाला घमंड था। ये विल्डरनेस जोन स्कूल का कॉरिडोर नहीं है, तुम सिर्फ टियर 1 हो। तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम मेन ग्रुप के साथ चलो। शो ऑफ करने के चक्कर में अपनी जान मत गंवाना। उसकी नजर में शायद ये एक भलाई थी, पर तुम्हारे लिए ऐसी भलाई जो इस बात पर टिकी हो कि मैं तुमसे ऊपर हूं इसलिए मेरी बात सुनो, ये अपने आप में बहुत इरिटेटिंग थी। तो तुमने बस अपनी आंखें उठाई और उसको देखा और एक ठंडी आवाज में सिर्फ 2 वर्ड्स बोले, बहुत शोर है। सूजू अपनी जगह पर जम गई। उसने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि खुद आगे आकर तुम्हें वॉर्न करने के बाद उसे बदले में सिर्फ ये 2 वर्ड्स मिलेंगे। गुस्सा तुरंत उसके दिमाग पर चढ़ गया और वो सख्त चेहरा बनाकर वहां से मुड़ गई। जाते जाते उसने बोला, एहसान फरामोश, मैं भी देखूंगी कि तुम अंदर जाकर कैसे मरते हो। तुमने वापस अपना सर नीचे कर लिया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। फालतू लोग और फालतू बातें सिर्फ शोर के अलावा और कुछ नहीं थे। जल्दी ही हवर बस शहर के उस बड़े एलॉय गेट को क्रॉस करके विल्डरनेस जोन 07 में एंटर कर गई। ये जगह शहर से बिल्कुल एक अलग ही दुनिया थी। बड़े बड़े म्यूटेटेड पेड़, जड़ों की तरह उलझी हुई मोटी बेलें, सीलन वाली सड़ी हुई हवा और हमेशा ये एहसास कि अंधेरे में से कोई तुम्हें देख रहा है। ये सब हर कदम पर याद दिला रहे थे कि ये कोई ट्रेनिंग ग्राउंड नहीं है, बल्कि एक ऐसी जगह है जहां लोग सच में मरते हैं। इंस्ट्रक्टर का ऑर्डर मिलते ही हजारों स्टूडेंट्स तुरंत जंगल में घुस गए। ज्यादातर लोग इतने स्मार्ट थे कि उन्होंने तुरंत टीम्स बना ली। दर्जनों के ग्रुप्स एक साथ मिल गए थे। बाहर के एरिया में ध्यान से टियर 1 म्यूटेंट बीस्ट्स का शिकार कर रहे थे। आखिरकार नॉर्मल सीनियर स्टूडेंट्स के लिए छोटे भेड़िए और लोहे जैसी स्किन वाले जानवर पहले ही बहुत खतरनाक थे। पर तुमने कोई टीम ज्वाइन नहीं की। जैसे ही तुमने जंगल में कदम रखा, तुम भीड़ से अलग हो गए और अकेले ही घने जंगल की गहराई की तरफ निकल गए। तुम्हारा निशाना मैप पर बनी उस ब्राइट रेड जगह पर था जिसे टियर 2 म्यूटेंट बीस्ट एक्टिव जोन मार्क किया गया था। बाकी लोग खतरे से डर रहे थे, इसलिए उन्होंने ग्रुप्स बनाए। पर तुम्हें तो एफिशिएंसी, काम की तेजी चाहिए थी। घने जंगल में रोशनी बहुत कम थी। एक आम इंसान बस कुछ कदम चलते ही डरने लगता कि कहीं किसी पेड़ के पीछे से अचानक कुछ बाहर ना आ जाए। पर तुम्हारी मेंटल पावर पहले ही किसी अदृश्य रेडार की तरह फैल चुकी थी। 100 मीटर के रेडियस में एक छोटी सी मूवमेंट भी तुमसे बच नहीं सकती थी। और इस तरह शिकार शुरू हुआ। तुम्हारे फ्रंट लेफ्ट में 30 मीटर की दूरी पर एक टियर 2 वेनमस पाइथन एक पेड़ पर कुंडली मारे बैठा था और अपनी जीभ निकालकर शिकार का वेट कर रहा था। तुम एक पल के लिए भी नहीं रुके। जैसे ही तुम उसके पास से गुजरे, स्पेस खुला और बंद हुआ और उसका सर ऑलरेडी गायब हो चुका था। एक टियर 2 शैडो क्लॉ कैट जो कचरे को नोच रही थी, जो कूदने में हैरान कर देने वाली तेजी और डेडली थी। पर जैसे ही वो झाड़ियों से कूदी, उसके जमीन पर लैंड करने से पहले ही उसका सर हवा में गायब हो गया। सिर्फ उसकी बिना सर वाली बॉडी मोमेंटम की वजह से आगे लुढ़कती रही।
फिर एक टीयर 2 रॉक पैंगोलिन आया जो अपने डिफेंस के लिए फेमस था। उसका शेल इतना हार्ड था कि आम चाकू और कुल्हाड़ियों को आराम से झेल ले, पर वो अभी आधा ही जमीन से बाहर निकला था कि स्पेस ने उसके शेल और मीट दोनों को 2 क्लीन टुकड़ों में काट दिया। एक सिंगल थॉट ने एक बीस्ट का काम तमाम कर दिया। तुमने आराम से उसका क्रिस्टल कोर निकाला और अपनी स्टोरेज स्पेस में फेंक दिया। तुम्हारी मूवमेंट्स एकदम प्रैक्टिस्ड, शांत और एफिशिएंट थी, जिसमें कुछ भी वेस्ट नहीं हो रहा था। इस बीच मिलिट्री पॉइंट्स वाले ब्रेसलेट पर नंबर्स भी बहुत तेजी से जंप कर रहे थे। 100, 220, 370, 510, 880। ट्रायल कमांड सेंटर की मेन स्क्रीन पर तुम्हारा नाम एक रॉकेट की तरह ऊपर गया। हजारों बच्चों को पीछे छोड़ते हुए वो जल्दी ही टॉप 100 में आ गया और बिना रुके अभी भी ऊपर जा रहा था। पर जैसे ही तुमने एक और जहरीले अजगर को काटकर खोला और बस उसका क्रिस्टल कोर निकालने ही वाले थे कि अचानक एक बहुत बड़े खतरे का लॉक ऑन फील हुआ और तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी सिरसिरी दौड़ गई। बिना सोचे समझे तुम्हारी बॉडी के इंस्टिंक्ट ने तुम्हारे होश से भी पहले रिएक्ट किया। तुम आगे की तरफ कूद गए और साइड की झाड़ियों में रोल कर गए। लगभग ठीक उसी सेकंड अंगूठे जितनी मोटी एक लार्ज कैलिबर स्नाइपर की गोली एक तेज सीटी बजाते हुए उस जगह को छूकर निकल गई जहां तुम अभी खड़े थे, और तुम्हारे पीछे एक बहुत बड़े पेड़ पर जोर से जा लगी जो इतना मोटा था कि 3 लोग उसे घेर लें। बूम! पेड़ का तना वहीं फट गया और लकड़ी के टुकड़े हर तरफ उड़ने लगे। ये शॉट कोई ट्रायल लेवल का अटैक नहीं था, ये एक मार गिराने की साजिश थी। झाड़ियों के अंधेरे में आधे घुटनों पर बैठे हुए तुम्हारी आंखें बर्फ की तरह ठंडी पड़ गईं। एक भारी आर्मर तोड़ने वाली गोली, 1000 मीटर दूर से एक एग्जैक्ट किल शॉट और एक एम्बुश का प्लान जो साफ दिख रहा था कि पहले से तैयार किया गया था। जियाओ फैमिली के अलावा तुम किसी दूसरे के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। अगर वो तुम्हें रास्ते से हटाना चाहते हैं तो उनमें से कोई भी जिंदा वापस नहीं जाएगा। 1000 मीटर दूर एक पहाड़ी पर वो स्नाइपर भी थोड़ा परेशान था। उसने सोचा था कि ये मिशन बहुत ही आसान होगा, पर अभी तुमने बचने का जो मूव दिखाया था वो बहुत प्रोफेशनल था। तुम बिल्कुल भी किसी स्टूडेंट की तरह नहीं लग रहे थे। उसकी बजाय तुम एक ऐसे भेड़िए लग रहे थे जो सालों से जंगल में सरवाइव कर रहा हो। फिर हाउंड स्क्वाड ने अपना घेरा टाइट करना शुरू कर दिया। 5 आदमी लेफ्ट और राइट विंग्स में बढ़ गए और एक आगे से दबाव डालने लगा। वो तुम्हें जितनी जल्दी हो सके उसी एरिया में फंसाना चाहते थे। उन्हें लग रहा था वो शिकार को घेर रहे हैं, इस बात से अनजान कि एक असली हंटर कभी जाल के बीच में खड़े होकर मरने का वेट नहीं करता। तुम्हारी मेंटल पावर पहले ही उन 5 की पोजीशंस, उनके डिस्टेंस और आने के रास्तों पर लॉक हो चुकी थी। तो तुम भागे नहीं, इसकी बजाय तुम जमीन के अंधेरे और पौधों से ऐसे चिपक गए जैसे पीछे की तरफ चलते हुए उनके घेरे की सबसे पतली लेयर में घुस रहे हो। सबसे पहले मरने वाला था नंबर 3। उसने एक टैक्टिकल राइफल पकड़ी हुई थी और वो आगे का एरिया ध्यान से क्लियर कर रहा था। उसने कभी उम्मीद भी नहीं की होगी कि खतरा आगे से नहीं बल्कि ऊपर से आएगा। जैसे ही वो एक बहुत बड़े पुराने पेड़ की नीचे से गुजरा, तुम पेड़ की छांव से एक चमगादड़ की तरह उल्टे लटके हुए थे। उसने बस अपना सर ऊपर ही किया था कि तुम पहले ही उसकी 1 मीटर के दायरे में थे। स्पेस खोला, उसके हेलमेट और स्कल को कवर किया, फिर वो बंद हो गया। आवाज इतनी हल्की थी कि सुनाई तक नहीं दी। हम टीम के उस मेंबर को वार्निंग चिल्लाने तक का टाइम नहीं मिला और उसकी गर्दन के ऊपर का सब कुछ पूरी तरह गायब हो गया। तुमने एक हाथ से उसकी बॉडी को पकड़ा और धीरे से उसको पेड़ के सहारे टिका दिया और उसे गिरने की आवाज तक नहीं करने दी। जल्दी ही नंबर 4 ऑर्डर मिलने पर चेक करने आया। एक ही नजर में उसने अजीब पोजीशन में रखी उस बॉडी को देखा जहां गर्दन होनी चाहिए थी पर बस खाली स्पेस था। उसी पल उसकी पूरी बॉडी सुन्न पड़ गई, यहाँ तक कि रेडियो पर रिपोर्ट करते वक्त उसकी आवाज में एक साफ कपकपी थी। पर जिस आधे सेकंड के लिए उसका ध्यान भटकता था, तुम साइड के अंधेरे से फिर से अंदर घुसे, एक चमक के साथ गुजरे और उसका सर भी काट लिया। 1 मिनट से भी कम टाइम में हाउंड स्क्वाड के 2 बंदे मारे जा चुके थे और दोनों ही साइलेंट एग्जीक्यूशन से, बिना शोर किए। इस बार वो जंग का पुराना खिलाड़ी हाउंड कैप्टन भी सच में घबरा गया। उसे आखिरकार समझ आ गया था कि इस बार उसने जिस टारगेट को एक्सेप्ट किया था वो कोई स्टूडेंट नहीं बल्कि अंधेरे में चुपके से जाने लेने वाला एक डीमन था। तो उसने जोर से चिल्लाकर सबको अपने पास इकट्ठा होने को कहा और साथ ही अपनी एबिलिटी को पूरी तरह रिलीज कर दिया। सी रैंक विंड एबिलिटी, विंड ब्लेड स्टॉर्म। एक ही झटके में अनगिनत तेजी से घूमती हुई सायन कलर की विंड ब्लेड्स हर डायरेक्शन में फट पड़ी। पेड़, बेले और झाड़ियां पेपर की तरह कट गए। छुपने की बड़ी बड़ी जगहों को जबरदस्ती तबाह करके साफ कर दिया गया था और एक ओपन एरिया बन गया और फाइनली तुम उसकी नजर में आ गए। कैप्टन के चेहरे पर तुरंत एक खूंखार हंसी फैल गई। उसे लगा कि आखिरकार उसने तुम्हें एक ऐसी जगह फंसा लिया है जहां से कोई रास्ता नहीं बचा।
ठीक उसी वक्त 1000 मीटर दूर जिस स्नाइपर ने इस एरिया पर नजर रखी हुई थी, उसने तुरंत अपना क्रॉसहेयर तुम्हारे माथे पर लॉक किया और बिना किसी हेजिटेशन के दोबारा ट्रिगर दबा दिया। बैंग! इस बार ये एक परफेक्ट किलिंग एंगल था, पर तुम डॉज नहीं किए। जैसे ही वो स्पेशल आर्मर पियर्सिंग राउंड तुम्हारी स्किन को छूने ही वाला था, उसकी घूमने की हवा ने स्पाइरल प्रेशर तुम्हारे माथे के बालों को भी उड़ा दिया था। बस तुम्हारी आईब्रो से 1 सेंटीमीटर पहले एक स्टोरेज स्पेस जो इतना छोटा था कि लगभग इनविजिबल था, चुपचाप खुला, और वो गोली जो टैंक के आर्मर को फाड़ने की ताकत रखती थी, अपनी पूरी तबाही मचाने वाली काइनेटिक एनर्जी के साथ एक ही पल में स्पेस के अंदर पूरी तरह समा गई। कोई धमाका नहीं, कोई डिफ्लेक्शन नहीं, यहां तक कि हवा का एक हल्का सा झटका तक नहीं हुआ। तूफान रुक गया। साफ किए गए एरिया में धूल धीरे धीरे नीचे बैठने लगी। तुम अभी भी सेंटर में वहां शांति से खड़े थे, बिल्कुल सही सलामत। ये नजारा देखते ही हाउंड कैप्टन का दिमाग पूरी तरह ब्लैंक हो गया।